ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं लॉजिक और कोडिंग से। लॉजिक डिज़ाइन क्या होता है? इन दिस पार्ट ऑफ द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम इज़ डिज़ाइंड। इसमें प्रोग्राम की लॉजिक को डिज़ाइन किया जाता है। द लॉजिक डिज़ाइन स्पेसिफाइज डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज वेल एज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है उसके लॉजिक को डिज़ाइन करते हैं, यानी कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और फिर उसके स्टेप वाइज सीक्वेंस को। The use of pseudocode allows the programmer to focus on planning the logic of the program। जो pseudocode है वो प्रोग्रामर को ये अलाउ करता है, यानी ये इस बात की इजाज़त देता है टू फोकस, कि वो फोकस करे लॉजिक जो है प्रोग्रामिंग की, उसकी प्लानिंग पे। ठीक है, लॉजिक डिज़ाइन में क्या है, यानी ये समझें कि आपने अगर कोई चीज़ बनानी है, आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या अज्जा शामिल हैं। इंग्रेडिएंट्स आप उसके लिख लें, आप उसके तरीक़ेकार को लिख लें। ठीक है, और कोडिंग में क्या होगा कि अगर आपको यानी क्या दिया जाए, सपोज़ घर पे कि आपने चावल बनाने हैं, अब आपने सबसे पहले क्या देखना है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या शामिल हैं। आपने चावल बनाने हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी, प्याज, टमाटर, जो जो चीज़ है। ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनाए। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस टाइम पे कैसे कैसे डालेंगे। ये सारा तरीकाकार हो गया। फिर जब आप उसको पकाने वाले होंगे तो आपने ये जो चीज़ें इकट्ठी की, ये लॉजिक हो गया। जब आप इसको बताएंगे कि जो मैंने प्याज लिए उसको पहले भुनेंगे, ये करेंगे, ऐसे वो सारा जो है ना, वो आपके पास क्या हो जाएगी, कोडिंग हो जाएगी। तो लॉजिक हमने देख लिया। आप कहते हैं इन दिस पार्ट द एल्गोरिथम इज कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम। द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम आर ट्रांसलेटेड इनटू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस स्टेप में क्या होता है, जो लॉजिक हमने बनाया है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी हमने तरीकाकार लिख लिया, अब उसको क्या करेंगे, उससे डायरेक्ट बिरयानी बना लेंगे। ठीक है, या चावल बना लेंगे, या कोई भी चीज़ जो हम बना रहे हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग क्या करेंगे, उसकी लॉजिक को लिख लेंगे और फिर डायरेक्ट उससे बना लेंगे। पहला वो कहता है द फॉलोइंग एल्गोरिथम इनपुट्स टू नंबर्स कैलकुलेट्स सम एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन स्क्रीन। वो कहता है कि दो नंबर्स लो, उसका सम लो और फिर उसको डिस्प्ले करो स्क्रीन पे। अब देखो इसकी लॉजिक को क्या करता है वो। सबसे पहले वो कहता है, ये जो पहला प्रोग्राम है 1 वाला, वो क्या कहता है कि हमारे पास प्रोग्राम में उसने कहा है कि पहले सर हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज हमने करना नहीं, ये लॉजिक हम इसका देख रहे हैं। पहले वो कहता है कि हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। फिर वो कहता है कि इनपुट हम करते हैं 2 नंबर, उसने कहा ना इनपुट 2 नंबर्स। हम एक नंबर इनपुट करते हैं, सपोज ए, दूसरा नंबर बी। फिर उसने कहा उसके सम को डिस्प्ले करना। हम कहते हैं सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। फिर उसने कहा क्या है कि डिस्प्ले टोटल। अब टोटल को डिस्प्ले करवाना है, टोटल। और फिर हमने क्या दिया है कि एंड हो गया हमारे पास ये प्रोग्राम। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, लॉजिक। यानी हमने ए की वैल्यू जैसे सपोज 6 इंटर कर दी है, ए की वैल्यू 6 इंटर कर दी है, बी की हमने 3 कर दी है, ये चीज़ हो गई है। अब हमने टोटल को डिस्प्ले करवाना है। अब जब हम इसकी कोडिंग करेंगे, पहला ये लॉजिक डिज़ाइन था ना, अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग में क्या करेंगे, पहले सारा हम क्या देते हैं, डिम, ये जो है डिम एज, ये हमारे पास 2 कीवर्ड्स हैं जो वीबी में आगे आप यूज़ करेंगे, चैप्टर नंबर 3, 4 में जाके आपको पता लगेगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसको एज इट इज़ देख लें। हमने कहा ए और जो बी हमने लिया उसको एज इंटीजर, उसकी डेटा टाइप हमने क्या दिया कि उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ कि मैंने क्या किया, ए और बी को वैल्यू साइन की है। ए को हमने किया है 6, बी को किया है 3। फिर मैं अगर कंडीशन इस पे ऑपरेशन लगाऊं कि सम का, कि सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी करो और मुझे प्रिंट हुआ हुआ मिल जाए क्या, टोटल सम इक्वल टू, ये जो है ये इसका मतलब है कि एंड सम, यानी जो सम की वैल्यू है वो आ जाए, टोटल सम इज इक्वल टू सम की जो वैल्यू है वो आ जाए। तो अब इसकी आउटपुट हमें कैसे मिल जाएगी, टोटल सम जो इन्वर्टेड कॉमर्स में वो एज इट इज़ आ जाएगा, टोटल सम इक्वल, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। ये जो चीज़ है इसमें सम में वैल्यू स्टोर की है, 6 × 3 9, तो इसमें जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9। ये अब हमारे पास आ गया, समझ में आई ये बात। सेकंड वो कहता है कि द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन द रेडियस इज गिवन एज, और उसने एरिया का फार्मूला दे दिया पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14 आर क्रॉस आर। अब सबसे पहले आपने क्या किया, लॉजिक में किया, स्टार्ट किया, इनपुट रेडियस किया आर,
और एरिया का फार्मूला लगाया, प्रिंट एरिया कर दिया, इंट कर दिया। अब अगर आप इसकी लॉजिक बनाओगे, कोडिंग बनाओगे, तो क्या करोगे, डिम आर एस इंटीजर, एरिया एस इंटीजर, दोनों वैल्यू उसके इंटीजर के तौर पे लिया, आर की कोई वैल्यू इनिशलाइज की, ठीक है। और एरिया का आपने फार्मूला लगाया, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू लिखी है, आर में जो आपने अगर 2 ऐड किया तो 2 क्रॉस 2 करोगे। इसको जब करोगे जो आंसर एरिया का आ रहा है उसको आप कहोगे कि प्रिंट एरिया इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अब देख लेते हैं इसको भी। आपने लॉजिक तो देख ली होगी। लॉजिक में उसने क्या किया, स्टार्ट लिया है पहले, फिर उसने क्या किया कि इनपुट किया, उसने कहा है कि इनपुट करो मुझे रेडियस आर, ठीक है। एरिया उसने कहा है हमारे पास 3.14 क्रॉस और स्टेरिक आर, यानी आर क्रॉस आर है। और फिर उसने कहा है कि प्रिंट कर दो एरिया को और यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर दो। अब ये हमारे पास लॉजिक थी। अगर हम इसकी कोडिंग करें तो देखें, कोडिंग में सिंपल वही काम, डिम आर और एरिया भी है ना, देखें उस पर भी हम कर रहे हैं, तो एरिया एज इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, ये चीज़ ले लिया हमने। फिर हमने कहा है कि आर में वैल्यू इनिशलाइज कर दी, सपोज 2 कर दिया है, ठीक है। फार्मूला लगाया, यानी ऑपरेशन इस पे लगाया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, 3.14, पाई की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की जगह उसने किया है, आर की वैल्यू 2 दी है और 2 दी है, 3.14 2 2 सर 4, 2 मिनट, एरिया हमारे पास आ गया, ये चीज़ आई है। तो एरिया हमारे पास अब क्या आ गया, 12.56, ये हमारे पास एरिया आ गया। लेकिन आपने ये जो है ये हमारे पास ड्राई रन है, यानी ये कंप्यूटर खुद करेगा, आपने ये नहीं करना। आप जब ये लिखोगे सिंपल नीचे लिख दोगे कि प्रिंट एरिया इक्वल टू कैनकेटिनेशन, इसको कह रहे हैं या M% कहते हैं, इक्वल टू एरिया, यानी एरिया में जो वैल्यू स्टोर है वो आ जाए। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, एरिया इज इक्वल टू 12.56, ये चीज़ एज इट इज प्रिंट हो गई है और एरिया में जो वैल्यू स्टोर थी 12.56 वो यहाँ आ गई है। समझ में आ गई है बात इसकी। इसी तरह थर्ड वन था हमारे पास, द फॉलोइंग एल्गोरिथम फाइंड्स द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। सम किया, सम को ज़ीरो कहा, उसने स्टार्ट किया, सम को ज़ीरो कह दिया, एन को भी ज़ीरो किया। उसने कहा कि जो पांचवा और ये छठा स्टेप है इसको बार बार रिपीट करना है और कंडीशन उसने दी है कि जो नेचुरल नंबर है वो एन है वो लेस दैन इक्वल टू 50 होना चाहिए और ये आगे करो और आखिर में सम कर दो। अब देखो उसने लॉजिक क्या लगाई है, उसने लॉजिक में कहा है कि स्टार्ट करो, फिर उसने कहा है कि सम, उसने एक वेरिएबल लिया है ज़ीरो, एक एन को वेरिएबल लिया है उसमें भी उसने इनिशलाइज ज़ीरो किया है। फिर उसने यहाँ पे ये जो कंडीशन लगाई है कि रिपीट करो स्टेप 5 एंड 6 को, कब तक, वाइल जब तक एन इज़ लेस दैन इक्वल टू 15 नहीं होता। फिर उसने कहा सम हमारे पास इक्वल है सम प्लस एन के और एन इज़ इक्वल टू है हमारे पास n+1 के। ये पांचवा स्टेप है और ये छठा, इसको बार बार रिपीट होना है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। फिर आगे क्या कहा उसने कि प्रिंट सम कर दो और यहाँ पे एंड कर दिया उसने। अब ये हमने लॉजिक लिख लिया, आगे इसकी कोडिंग देखते हैं। कोडिंग में क्या किया हमने, डिम हमने क्या किया, 2 वेरिएबल्स लिए हैं, उनको डिक्लेयर किया, एक सम था और एक एन था, एज इंटीजर इसको कर दिया। समझ में आई ये बात। हमने सम को इनिशलाइज किया, वैल्यू 0 दी है और एन को भी फर्स्टली 0 दी है। फिर हमें आगे हमने कंडीशन लगा दी है समझने की, इफ़ एन इज़ लेस दैन इक्वल टू 50, तो ये लूप चलता रहे तब तक सम में जमा होता रहे एन की वैल्यू और एन में जमा होता रहे 1
और जब ये लूप एंड हो जाए, यानी यहाँ पे वैल्यू 50 n की वैल्यू +1 होती जाएगी ना, पहले 1 फिर 2 3 अप टू 7, जब ये एंड पे हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो जाए और जो आखिर में प्रिंट है हमारे पास वो सम हो जाए, प्रिंट सम कैनकेटिनेशन सम में जो वैल्यू है वो, ठीक है। और फिर यहाँ पे एंड सब हमारा प्रोग्राम एंड हो जाए। समझ में आ गई है बात? क्या करना है, यानी हमने एन की वैल्यू को, सम को 0 दिया है, एन को 0 कहा है, एन की वैल्यू 0 लेस दैन इक्वल टू 50 से कम या इक्वल है, 0 वाकई कम है, हमारे पास कंडीशन ट्रू है, तो सम में जमा एन की वैल्यू करते हैं। सम किया 0 + 0 0 ही आ जाएगा सम, एन में 1 प्लस हो जाएगा 0 + 1 1, अब एन की वैल्यू क्या हो गई है 1। फिर दोबारा ये लूप चलेगा, देखते हैं 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 50, कंडीशन हमारे पास क्या है ट्रू है, तो हमने क्या करना है, अच्छा ठीक है ये चीज़ होगी है। इस तरह ये कंडीशन चलती रहेगी, एन में 1 जमा होता रहेगा, एंड पे 51 आ जाए, जब 51 आएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और प्रिंट सम हो जाएगा, हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी, आउटपुट में आ जाएगा सम टू, यहाँ पे जो सम की वैल्यू आई है, ठीक है। यहाँ तक सम एडवांटेजेस क्या हैं? सम एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम आर रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे पास 3 है एडवांटेज। पहला हम देखते हैं रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, राइटिंग एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम सेपरेटली सिंप्लीफाइज द ऑल टास्क बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 सिंपलर टास्क। क्या है, पहला ये है कि राइटिंग एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम सेपरेटली, जब हम प्रोग्राम और उसके एल्गोरिथम को सेपरेटली लिखते हैं तो उससे हमें क्या होता है, ओवरऑल टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है 2 सिंपलर टास्क में, यानी एक में हमने एल्गोरिथम लिख दिया और दूसरे में उसकी कोडिंग लिख दी। वाइल राइटिंग द एल्गोरिथम वी कैन फोकस ऑन द सॉल्विंग प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम फोकस सिर्फ किस पे, हमारा फोकस उस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। लेकिन अगर हम एल्गोरिथम नहीं लिखें, हम डायरेक्ट वो प्रोग्राम करेंगे, सही बात, प्रोग्राम बनाई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रहे हैं, जब हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में मिस्टेक भी तो हो सकती है, हम कोडिंग पे ध्यान देंगे, इधर से सॉल्विंग पे ध्यान देंगे। लेकिन एल्गोरिथम में क्या होगा, वो सिंपल इंग्लिश होगी, हम डायरेक्ट एज इट इज़ लिख देंगे और फिर वहाँ पर हमारा प्रोग्रामिंग की जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उस पर नहीं ध्यान जाएगा, बल्कि किस पे ध्यान रहेगा, हमेशा हमारा सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पे भी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या लिए हैं। सेकंड वन है हमारे पास इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एल्गोरिथम इज रिटन सो दैट द कोड मे बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। एल्गोरिथम को लिखा जाता है ताकि कोड को, एल्गोरिथम जो है लिखा जाता है और कोड को किसी भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। यूजिंग द एल्गोरिथम द प्रोग्राम कुड बी रिटन इन विजुअल बेसिक, जावा और C++ यानी अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया है तो एल्गोरिथम हम लिख लेंगे, उसके बाद हमें कोडिंग जो है हम किसी भी लैंग्वेज में, यानी विजुअल बेसिक की लैंग्वेज में, जावा में, C+ में भी लिख सकते हैं खुद। आगे वो ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग का कह रहा है कि पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एन एल्गोरिथम, तो ये इंग्लिश मैनर लैंग्वेज है, इसमें हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत, अच्छा वो क्या कह रहा है कि इसमें हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है जो सबको आती है तकरीबन, तो वो हम डायरेक्ट एज इट इज़ लिख लेंगे, उसमें हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉरी, ठीक है, यहाँ तक अब हमारे पास हो गया एल्गोरिथम। हमने टेक्निक्स 3 पढ़ी थी ना, जिनमें से 2 हमारे पास हमने पढ़ ली हैं और तीसरी जो है फ्लो चार्ट वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।